जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर्स लॉबी पे, जिसमें मैं अमित सिंह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के भाग 1 क्लास 1 to 5 2016 18 सितंबर 2016 के प्रश्न पत्र को आपके सामने आज रखने वाला हूं। मैं हमेशा आपसे कहना चाहता हूं या फिर कह रहा हूं कि डेली कह रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट सीटेड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अदर एग्जाम के लिए हम नहीं कह सकते हैं कुछ भी ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, लेकिन सीटेड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीटेड आप बुक पढ़ के चले जाओगे, वहाँ पे क्वेश्चन का नेचर समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन कैसे वहाँ बन रहा है। इसलिए प्रैक्टिस सेट को डेली करिए, बुक से करिए, आप यूट्यूब चैनल से करिए, बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर कराते हैं, ठीक है, इससे आप करिए, लेकिन ज़रूर प्रैक्टिस सेट आप डेली करिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, ठीक है। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पहला होगा विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, और फिर क्या है, पुराने हाँ, अगला और ऑप्शन है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए, या फिर याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो पहले तो इसकी संप्रत्यय मतलब कह सकते हैं कि आप कोई सामने प्रत्यक्ष वस्तु को अगर दिखाना है, प्रत्यक्ष चीज़ों को अगर हमें विकास करना है, तो प्रत्यक्ष चीज़ों को आप उनके सामने बहुत से ज़्यादा उदाहरण दीजिए। किसी घटना के बारे में, किसी प्रघटना के बारे में हमें प्रोत्साहित करना है, तो पहले बहुत से उदाहरण दीजिए उसके बारे में और तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही जस्ट सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण दीजिए और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करिए, जिससे बच्चे के अंदर का संप्रत्यात्मक विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चे के अंदर का संप्रत्यात्मक विकास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। देखो, मतलब प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, तो वातावरण या माहौल कैसा होना चाहिए स्कूल का, बस ये पूछ रहा है। तो जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तो भैया आगे बढ़ते हैं। पहले जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होते हैं और और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं, तो भाई देखो निष्क्रिय एक आपका निगेटिव ऑप्शन हो गया, तो इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि विद्यार्थी देखो, प्रेजेंट टाइम की जो शिक्षा है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो है वो बाल केंद्रित ही है। और बालक क्या हो जाएगा, निष्क्रिय रहेगा तो फिर शिक्षा नहीं हो पाएगा। हमें बालक को एक्टिविटी मेथड से सक्रिय रखना होगा उन्हें। फिर जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है क्या किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम बाल शिक्षा प्रेजेंट टाइम में बाल केंद्र शिक्षा में शिक्षक एकाधिकारवादी नहीं है। शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में है, परामर्शदाता के रूप में है, निर्देशक के रूप में है, मित्र के रूप में है। तो आपका बी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब बात अगर देखा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पहला ऑप्शन, तो यहाँ भी केवल पढ़ने लिखने की बात कर रहा है, लेकिन सी ऑप्शन जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताएं, अब मूल प्रति संवेग 14 प्रकार के होते हैं, मैकडूगल ने कहा। हाँ, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, ठीक है, आमोद, करुणा, वात्सल्य, सभी के सभी आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो रही है, जब वो ऐसा अनुभव करेगा तो वही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे वातावरण बच्चों के लिए बहुत ही प्रभावी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है? देखिए, मतलब उसने कौवे के बारे में नहीं जानता है, तो कोयल के बारे में नहीं जानता है, मैना के बारे में नहीं जानता है, गौरैया के बारे में नहीं जानता, लेकिन बस उसने देखा कि उड़ रही है, तो उड़ने के हर एक चीज़ को, उड़ने वाली चीज़ों को हम लोग पक्षी बोलते हैं। तो उसका ये प्रत्यय विकास हो चुका है, उसका प्रत्यय यहाँ पे उसकी धारणा है कि विकसित हो चुकी है कि जो भी चीज़ें उड़ रही हैं उसे हम लोग चिड़िया बोल सकते हैं, पक्षी बोल सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। बच्चे को स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, बिल्कुल गलत है। वो अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से, जब धीरे धीरे लोगों को देखता है, चीज़ों को देखता है, वस्तुओं को देखता है, तब उसके अंदर कोई चीज़ें क्या होती हैं, भंडारित होती हैं। स्मृतियाँ तब बनती हैं, तो पहले से ही भंडारित नहीं होती हैं। फिर दूसरा है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बिल्कुल सही है।
अब वो अब समझने लगा है कि हर उड़ने वाली चीज़ें पक्षी होती हैं। जो भी चीज़ें उड़ रही हैं उसको पक्षी बोल रहा है, क्योंकि उसने कौवा नहीं बोला, उसने पक्षी बोला। तो इसका मतलब क्या, आपकी पक्षी का जो धारणा है वो विकसित हो चुका है, ठीक ना। पक्षी का जो धारणा है उसके अंदर वो विकसित हो चुका है। अगला, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो तीसरा भी गलत होगा, तो केवल और केवल आपका बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। मतलब सिंपल सा है कि वो चाह रही है, एक टीचर है, वो चाहती है कि अपने उसके बच्चे जो हैं आंतरिक रूप से प्रेरित हो, मतलब मोटिवेटेड हो, खुद से मोटिवेटेड हो, उन्हें इनाम न देना पड़े, उन्हें दंड न देना पड़े, ठीक है। कुछ ऐसा कर दे बच्चे खुद मोटिवेट हो जाएं। तो देखते हैं, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। तो टॉफ़ी यहाँ पे क्या होता है, देखिए प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्जित प्रेरक, एक होता है बाह्य प्रेरक। नहीं, एक जन्मजात प्रेरक, एक होता है आपका बाह्य प्रेरक, एक होता है आंतरिक प्रेरणा, एक होती है बाह्य प्रेरणा, ठीक है। तो जब टॉफ़ी, पुरस्कार, दंड, इनाम, जब कोई लालच के चक्कर में करेगा, जब दंड भय से कोई चीज़ें करेगा, प्रशंसा वाहवाही के लिए करेगा, तब भैया वो बाह्य प्रेरणा होती है, न कि भीतरी प्रेरणा होती है। तो टॉफी यहाँ पे क्या हो रहा है, पुरस्कार का काम कर रहा है। चलो आगे, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, ठीक है। चलो इससे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुलना कर रहा है, और तुलना करना भी क्या है, एक निगेटिव ऑप्शन होता है। क्या होता है, एक निगेटिव ऑप्शन होता है, ठीक है। और इसे सी ऑप्शन देखो, चलो इससे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तब आप यहाँ पे प्रतियोगिता करा रहे हैं। अब गला काट प्रतियोगिता भी कराना क्या है, गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर होगा। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। जब आप ऐसा कहेंगे तो बालक के अंदर से आंतरिक रूप से प्रेरित होगा बालक। हाँ, बालक अंदर रूप से प्रेरित करेगा, अच्छा हम कुछ कर रहे हैं, सही सही कर रहे हैं, अब हम आगे करना सीख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा छोटा है, क्लास में कुछ ना कुछ गलतियां करेगा, पढ़ने में गलतियां करेगा, तो हम उसे हर बार पुरस्कार दे के लालची नहीं बना सकते हैं। हाँ, उसका कंपैरिजन, तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक बालक की, हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती है। किसी की मानसिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक, ये सभी के सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, ये सभी के सभी हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होते हैं, सामाजिक बुद्धि, सामयिक बुद्धि, ठीक, मानसिक बुद्धि, शारीरिक क्रियाकलाप, ये सबका अलग अलग होता है। इसलिए हर एक बालक दूसरे से कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करिए, प्रतियोगिता बिल्कुल मत कराइए, ठीक है। हमें आंतरिक रूप से प्रेरित करना है, तो हमें ऐसा कुछ कहना होगा, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करना होगा। हाँ, जैसे इसे करने की कोशिश करो, ठीक है, तुम सीख जाओगे, यू कैन डू इट, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर देगी। सेम क्वेश्चन फिर से एक बार दिया गया है, सेम क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने दिया गया है, और फिर से वही शिक्षिका हैं, वो कहना चाह रही हैं अपने बच्चों को, क्या करना चाह रही हैं कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाएं, पढ़ने के लिए बच्चे मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। पढ़ने के लिए बच्चे मोटिवेट हो जाएं, तो साफ दिखाई पढ़ने वाले इनाम देकर फिर से टॉपिक गलत कर देंगे। भाई डर पैदा करेंगे, डर भी एक निगेटिव होता है, प्रेरक है, बिल्कुल सही प्रेरक है, लेकिन बाह्य प्रेरक है, लेकिन आंतरिक प्रेरक ये नहीं है। अब प्रतियोगितात्मक परीक्षण भी क्या है, प्रेरक है, लेकिन बाह्य प्रेरक है, आंतरिक रूप से प्रेरक नहीं है। हाँ, जैसे दो टॉपरों के बीच में ऐसी लड़ाई छिड़ी रहती है कि इस बार हम पहले आएंगे, इस बार हम फर्स्ट आएंगे, इस बार हम फर्स्ट आएंगे, तो भैया वो प्रतियोगात्मक परीक्षण जो है ना, ये सभी की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं वो बाह्य रूप से प्रेरित करती हैं। लेकिन देखो ना, ये ऑप्शन व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, हमें बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करना है, तो कोई व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए, उसके लिए छोटा सा कोई छोटा छोटा लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए। जैसे बाबू तुम्हें इतने दिन में पूरा करना है, इतने दिन में तुम्हें टेबल पूरा कर लेना है, इतने दिन में तुम्हें आपका डेफिनेशन याद कर लेना है, ठीक है। तो छोटे छोटे लक्ष्य उसके सामने रखा जाए, जिसे वो पूरा करे और उन्हें निपुणता पाने में उन्हें मदद किया जाए, हेल्प किया जाए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। देखो क्वेश्चन है, पढ़िएगा, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य
विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। फिर से देखो, और देखो ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चंस हैं, अभी कहाँ के हैं, सीटेट के क्वेश्चन है, 2016 के क्वेश्चन है और प्राथमिक के क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग उठा के देखिएगा, कहीं से कोई फर्जीवाड़ा नहीं है कि सर एक ही टाइप क्वेश्चन क्यों आ रहा है बार बार। हाँ आता है, आकलन से, मूल्यांकन से, प्रेरणा से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, तो किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके। भैया फिर से हमने बोला कि हम प्रेरित करने के लिए बच्चों को दंड नहीं देंगे। परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सके, अच्छे अंक पाना भी क्या होता है, कहना चाह रहा है कि वाह प्रेरित करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो किस तरीके से विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करेंगे, रट कर याद करना, रट्टा मारा कर हम उन्हें उत्प्रेरित नहीं कर पाएंगे। देखिए, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो प्रारंभिक कक्षा में एक शिक्षक का उद्देश्य ये होना चाहिए कि विद्यार्थियों को इस प्रकार से प्रेरित करे कि बच्चे जिज्ञासु बने, सीखने के लिए तत्पर रहे, सीखना उन्हें पसंद हो। ठीक ना, बिल्कुल सही, एकदम आसान सा है। हाँ, ऐसा कुछ हमें करना होगा, हमें टीचर होने के नाते, कि बालक क्या करे, सीखना पसंद करे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बन जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। चलो हम आप उदाहरण ही देखते हैं सीधे सीधे। तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड। भैया प्रभावशाली विद्यालय वो होगा क्या जहाँ पे शारीरिक दंड दिया जाए बच्चों को, बच्चों का कंपैरिजन किया जाए, तुम अच्छे तुम खराब, तुम अच्छे तुम खराब, सेक्शन बना दिया गया, टॉपर के लिए सेक्शन, लूजर के लिए सेक्शन। तो सही होगा क्या, ऐसे विद्यालय सही होंगे क्या। प्रतियोगितात्मक परीक्षा जहाँ पे कराई जा रही है, मार धाड़ प्रतियोगिता कराई जा रही है, वहाँ पे गला काट प्रतियोगिता कराया जा रहा है, आपस में बच्चे लड़ भिड़ जाए पूरा टॉप करने के लिए, इनाम पाने के लिए, नहीं। तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति सापेक्ष अधिगम हो रहा है वही प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। ठीक है, यह एक अनुकरणीय शिक्षा होती है। क्या होती है, अनुकरणीय शिक्षा होती है। ठीक ना, चलो अब देखिए एक चीज़ और, सीटेट हम इसलिए कर रहे हैं, सीटेट आप बुक तो पढ़ लोगे, अच्छे अच्छे बुक पढ़ लोगे, अच्छे अच्छे वीडियो देख लोगे, लेकिन इसमें दिमाग आपको लगाना है क्वेश्चन पे, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करना बहुत जरूरी है आपको। अब बहुत से क्वेश्चंस आप निगेटिव को छाटिए, निगेटिव ऑप्शन को छांट लीजिए, जिससे आपके बचेंगे केवल एक दो दो ऑप्शन, और उसी एक दो ऑप्शन में आपको टिक लगाना होगा। आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो पक्के ऐसे मिलेंगे जो आपको सीधे सीधे निगेटिव दिखेंगे, जहाँ पे केवल का प्रयोग हुआ होगा। देखिए जो चीज़ें आपकी निगेटिव ऑप्शन मिलेंगे ऑप्शन में, आप वहीं पे तुरंत उस ऑप्शन को गलत कर दीजिएगा। जहाँ आपको केवल मिल जाए, तुलना मिल जाए, तुलना मिल जाए, परीक्षा मिल जाए, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, इसको अपने कॉपी में नोट्स में रख लीजिएगा। एग्ज़ाम देते समय आपको याद होना चाहिए, जिस ऑप्शन में केवल मिले, तुलना मिल जाए, परीक्षा मिल जाए, ठीक है, और देखिएगा परीक्षा मिल जाए, दंड मिल जाए, दंड मिले आपको, ठीक है, तुलना दंड, प्रतियोगिता मिल जाए आपको, प्रतियोगिता मिल जाए। हाँ, तो दंड, तुलना, प्रतियोगिता, कंपैरिजन, ठीक है, और कंपैरिजन तो हो ही गया, प्रतियोगिता भी हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें जब आपको जहाँ भी मिल जाए, डर हो गया, डर आपको जहाँ मिल गया, बच्चे डर रहे हैं किसी चीज़ से, वो भी गलत होता है। इनाम मिल जाए, इनाम, पुरस्कार, इनाम, ये भी आपके लिए गलत ऑप्शन होता है। ठीक ना, हाँ, जहाँ ये सब चीज़ें वर्ड मिल जाए आपको, उस सीधे सीधे उस ऑप्शन को पहले कट कर देना है, आगे जो बचे 2 ऑप्शन हैं उसी को करना है। ठीक है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं या गलत पूछता है। ठीक ना, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमने कल देखा, जो विकास, शरीर का विकास सिद्धांत होता है वो सिर से पैर की तरफ, निकट से दूर की तरफ ऐसे होता है। ठीक है, तो भैया सिरा पदाभिमुख मतलब सिरा मतलब सिर, और पद मतलब पैर, तो सिर से पैर की ओर विकास, सिंपल से समझिएगा, सिर से पैर की ओर विकास। और सिरा पदाभिमुख को हम लोग बोलते हैं क्या, मस्तकाधोमुखी बोलते हैं। देखो कभी कभी आपको ये मिल जाएगा और कभी कभी आपको क्या मिलेगा, कभी कभी आपको मिलेगा क्या, मस्तका,
हाँ, मस्तकाधोमुखी, तो आपको दोनों याद रखना होगा। ठीक है, मस्तकाधोमुखी भी मिल जाएगा आपको। कभी कभी लिखा विकास का मस्तकाधोमुखी दिशा सिद्धांत, और कभी कभी मिलेगा विकास का सिरा पदाभिमुख सिद्धांत। तो दोनों दोनों सिर से पैर की ओर का विकास की बात करते हैं। ठीक है, शरीर जो मतलब कहते हैं कि जो शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की दिशा में होता है। मतलब पहले सिर का विकास होगा, फिर आपके कंधों का विकास होगा, फिर आपके धड़ का विकास होगा, फिर आपकी कमर का, फिर मतलब पैर का विकास होगा। ठीक है, सिंपल से कहना चाहते हैं। ठीक ना। हम मतलब अगर बात करें कि प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है, मस्तकाधोमुखी नियम तथा निकट से दूर का नियम। इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, विकासात्मक दिशा का नियम। मतलब या तो कह सकते हो कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है, या तो कह सकते हो कि निकट से दूर की तरफ विकास होता है, मस्तकाधोमुखी भी कह सकते हो और सिरा पदाभिमुख भी कह सकते हैं। ठीक ना। आगे देखा जाए, दिया कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो अच्छा आप बताओ ना, बच्चा भाषा कब सीखना चालू करता है, बच्चा भाषा सीखना कब चालू करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय है। कब है, प्रारंभिक बचपन का समय। अगर प्रारंभिक बचपन का समय अगर देखोगे तो ये उम्र होती है कि अब 2 से 6 वर्ष की अवस्था। इसी उम्र में बालक बहुत तेजी से भाषा का विकास करता है। हाँ, इसी उम्र में जन्म से पूर्व के समय में तो वैसे ही कट कर दो। हम बोलते हैं ना कि ऑप्शन को पहले देखो, ऑप्शन में कुछ कट करने वाली चीज़ें होती है उसे कट कर लेना चाहिए। तो जन्म से पूर्व का समय भैया, जब जन्म ही नहीं हुआ तो कौन सी भाषा सीख जाएगा, माँ के गर्भ में कौन सी भाषा सीखेगा वो। हाँ, माँ के गर्भ में कौन सा भाषा सीखेगा। ये ऑप्शन गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ। फिर वयस्कावस्था, भैया वयस्कावस्था से क्या बाल्यावस्था भाषा नहीं सीखता है, वो बाल्यावस्था में तो भाषा सीखता है। तो 2 ऑप्शन यहाँ से कटे बच्चे, मध्य बचपन का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। तो प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। ठीक ना। हाँ, प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। अगला क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की है, खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, मतलब बहुत ही अच्छा है खेल कूद में। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। देखो यहाँ पे कहने का मतलब हो रहा है कि जो लड़की है खेलकूद में बहुत ही अच्छी योग्यता रखती है, बहुत ही अच्छी लड़की है खेलकूद में, और उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं। मतलब समझ रहे हो, अनुवांशिक और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण क्या हो रहा है, प्रशिक्षण मतलब वातावरण। एक तो पहले उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं और उसे प्रशिक्षण भी मिल रहा है उस लड़की को। तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। तो किसके किसके में, माता पिता खिलाड़ी हैं। तो माता पिता खिलाड़ी हैं तो थोड़ा सा गुण तो बच्चे के अंदर जाएगा ना। तो उस लड़की के अंदर जो 6 वर्ष की लड़की है उसके अंदर माता पिता का गुण भी गया और उसे प्रशिक्षण भी मिल रहा है, मतलब उसे खेल का प्रशिक्षण भी मिल रहा है। तो दोनों चीज़ें मिल रही हैं, वो माहौल भी तैयार कर दिया गया, अनुवांशिकता भी मिल गई। इसलिए अनुवांशिकता और पर्यावरण क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होगा यहाँ पे। ठीक ना। आगे बढ़ जाए फिर। हाँ, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा, क्योंकि माता पिता भी खिलाड़ी थे इसलिए बेटी भी खिलाड़ी बनी। लेकिन दूसरी चीज, बेटी को ही शुरू से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, 6 साल की है अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो पर्यावरण भी दे दिया गया, माहौल भी तैयार करके दे दिया गया। तो पर्यावरण और अनुवांशिकी के बीच में क्या हो रहा है, परस्पर अन्योन्य क्रियाएं हो रही है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। ठीक हो, सिंपल से देखना, परिवार जहां आपको मिल जाए, परिवार आपके समाजीकरण का मुख्य हिस्सा होता है, क्योंकि सबसे पहले आप परिवार से ही भाषा सीखते हैं, परिवार से ही समाजीकरण सीखते हैं। ठीक है, परिवार से आप समाजीकरण सीखते हैं। तो जहाँ आपको हमने बताया कि क्या मिल जाए, परिवार मिल जाए, वहाँ आप कट कर देंगे, क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो देखो ना, परिवार यहाँ मिल गया, परिवार यहाँ मिल गया। हाँ, लेकिन पूछा सामाजिक गौड़ वाहक कौन से हो सकते हैं। तो भैया देखो, परिवार जहाँ जहाँ मिलता है हमने बोला ना कि यहाँ पे कट कर दीजिए, लो यहाँ भी कट कर दिए हम। बचा क्या, विद्यालय और पास पड़ोस। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्यालय और पास पड़ोस। आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक ना। क्योंकि परिवार तो ये समाजीकरण का प्रारंभिक हिस्सा होता है, क्योंकि बचपन में बालक कहीं नहीं जाता है,
न किसी रिश्तेदार के वहाँ जा रहा है, न कहीं स्कूल जा रहा है, न किसी समाज में जा रहा है। प्रारंभ के वर्षों में 4 से 5 साल 10 साल तक बच्चा तो घर में ही रह रहा है, ठीक ना। तो प्रारंभिक समाजीकरण कौन सिखा रहा है? परिवार सिखा रहा है। नमस्ते करना, आदर देना, रिस्पेक्ट करना, ये सब कौन सिखा रहा है? परिवार सिखा रहा है ना। तो समाजीकरण की पहला प्रमुख भूमिका कौन निभा रहा है? परिवार निभा रहा है। तो जहाँ परिवार मिले उसे कट कर देना, जो बचेगा वो गौड़ भाग में हो जाएंगे। तो विद्यालय और पास पड़ोस रिश्तेदार ये सभी क्या होते हैं? गौड़ भाग होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। देखो लेम वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को दिया, बारे में बताया था। अब इन्होंने कहा कि इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? तो लेम वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है, ठीक ना। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया मतलब वाइगोत्स्की ने कहा कि जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, जो मेंटली कह सकते हो विकास होता है, उसके बोध का समझ का जो विकास होता है, इस सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया इन्होंने। किसको? सामाजिक कारकों और भाषा को। ठीक, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। देखो हमने बताया कोहलबर्ग ने नैतिक अवस्थाएं दिया, तो उन्होंने 3 अवस्थाएं दिया: परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। अब इन तीनों में उन्होंने पूछा कि क्वेश्चन, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो हमने बताया था परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक जो भी काम करता है वो आज्ञा, दंड और पालन की वजह से करता है, डर की वजह से करता है कि कहीं माता पिता धोने दे, हाँ हम कुछ गलत बोल दे, कहीं मम्मी पापा उठा चप्पल पीटने न लगे हमें, तो आप डर की वजह से कोई कर रहे हैं। आप माता पिता जो कह रहे हैं आप उसका सम्मान करके हुए काम कर रहे हैं। तो आज्ञा, दंड और पालन, इन तीनों काम से आप पूर्व परंपरागत अवस्था में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप पहुंचते हैं परंपरागत अवस्था में, तो इस अवस्था में कोहलबर्ग ने बताया कि इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं? सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक नियमों से काम करना शुरू कर देते हैं। और जब उत्तर परंपरागत अवस्था में पहुंचते हैं तो बालक यहाँ पे अपने सोच के अकॉर्डिंग काम करते हैं। किसके? अपने सोच के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था, दंड आज्ञाकारिता नहीं, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, हमने बताया ना। जब परंपरागत अवस्था में पहुंचता है तो सामाजिक नीति रीतियों से, सामाजिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करता है वो, ठीक है। देखो यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? भाई सीखने के लिए क्या आवश्यक है, बस यही पूछा है आपसे। तो जीन पियाजे ने अधिगम के लिए विद्यार्थी का, चलो पहले हम ऑप्शन पढ़ ले, ऑप्शन से आपको सिखाना शुरू कर दें कि कैसे ऑप्शन को हम अलग करते हैं। हाँ, ऑप्शंस कैसे अलग करते हैं? तो ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करिए। जिन पियाजे ने कहा कि जो अधिगम सीखना है वो पहले भगवान के से सीखिए आप लोग, ठीक ना। फिर वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखिए, ये भी गलत हो गया कि जो बड़े लोग हैं उनके व्यवहार का अवलोकन करिए, देखिए कैसे वो लोग कैसे क्या करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, उसी से सीख जाए हम लोग। या फिर शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, बार बार उन्हें रेनफोर्समेंट दिया जाए, किसके द्वारा? शिक्षकों और माता पिता द्वारा नहीं, तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। हाँ, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक होता है अधिगम के लिए, ठीक ना। आगे देखा जाए, थोड़ा इसको पढ़ा जाए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। देखो जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप मतलब स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इन दो प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? चलो, तो समायोजन और या साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और फिर अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में। चलो ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है बाबू, देखो यहाँ पे दिया है कि दीन पियाजे के अनुसार जब प्रारूप का निर्माण होता है, जब स्कीमा का निर्माण करते हैं, तो वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, नवीन जानकारी में संशोधन। तो भैया जब संशोधन आप कर रहे हैं तो वहाँ पे समायोजन हो रहा है, मतलब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान में हम जोड़ दे रहे हैं, पूर्व ज्ञान से में नए ज्ञान को जोड़ दे रहे हैं। तो पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान में जो संशोधन हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे समायोजन। क्या बोलेंगे, समायोजन बोलेंगे। चलो आगे देखा जाए। तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। अब जब हम पुरानी ज्ञान के आधार पर नई ज्ञान में संशोधन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं समायोजन। और जब नई जानकारी के आधार पर पुरानी ज्ञान में, पुरानी योजनाओं में संशोधन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं समावेशन। क्या बोलते हैं, समावेशन। ठीक है, उसे बोलते हैं समावेशन। सिंपल समझना कि जब नई ज्ञान के आधार पर, नई ज्ञान के आधार पर पुराने ज्ञान में संशोधन कर रहे हैं तो उसे समावेशन बोलते हैं। और जब पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान में समावेशन कर रहे हैं, सॉरी संशोधन कर रहे हैं तो समायोजन बोलते हैं। अब फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। बच्चा है, छोटा सा बालक है, जो क्लास 3 का बालक है मान लीजिए, जिसका है क्लास 3 का बालक है। अब उसकी पुरानी जानकारी थी कि हम क्या करते थे, ऐसे 2+2+2 ऐसे करते थे, 1 2 3 बार जोड़ दिए, 2 2 4 2 6 आ गया। इस क्लास 3 का बालक है, इसने ऐसे जोड़ने की प्रक्रिया को सीखा। लेकिन जब वो पहुंचा 4th में तो 2+2+2 को सर ने कहा बाबू ऐसे क्यों करते हो बार बार, देखो कितनी बार है, 1 2 3 टाइम है, तो 3 × 2 कर दो, तो 3 2 जा 6 आ गया तुम्हारा। तो जब ये पुरानी जानकारी में नई जानकारी से, ठीक है, देखो दिया क्या क्या दिया है कि हमारा नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन। देखो यहाँ पे समावेशन हो गया, क्या हो गया, समावेशन। पहले वो 2+2+2 करता था, लेकिन नए आधार पे वो क्या कर दिया, 3 बार 2 का 2, 3 बार 2 आया हुआ है तो 3 से 2 का गुणा कर दिया, तो ये समावेशन हो गया। क्या हो गया, समावेशन, क्योंकि नई ज्ञान के आधार पर उसने पुराने ज्ञान में संशोधन कर लिया। अब हम समायोजन सिखाने की कोशिश करते हैं। समायोजन देखिए एक बार क्या है। हाँ, अब हमने समावेशन देखा, समायोजन देखिए क्या है। समायोजन में क्या होता है, पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान में संशोधन, पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान में संशोधन समायोजन होता है। अब पुराने ज्ञान के आधार पर कैसे, जैसे जैसे हम मान लीजिए क्या करने जा रहे हैं, हम कोई दैनिक लाइफ में मान लो फंसे हुए हैं, ठीक है, कहाँ पे, मान लो सिंपल दैनिक लाइफ में 3rd का ही कुछ एग्जांपल लेते हैं। 3rd में बच्चा ने मान लीजिए सीखा था यहाँ पे कि सर ने उसे सिखा रखा था कि 3 × 2 आपका हो गया 12, कितना हो गया 12, ठीक ना। अब बालक यहाँ पर आया क्लास 4th में, नहीं एक एग्जाम्पल मेरे भी समझ नहीं आ रहा है, एक एग्जाम्पल नहीं करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल कुछ करते हैं, 1 सेकंड। चलिए, अच्छा एग्जाम्पल तो कोई अभी हिट नहीं कर रहा है, तो आप लोग बस समझने की कोशिश करिए, इसमें समायोजन समावेशन करिए। समायोजन क्या हो गया, पुरानी ज्ञान से नए ज्ञान में संशोधन। और समावेशन क्या हो गया आपका, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, हाँ बी ऑप्शन, समावेशन और समायोजन। और समावेशन क्या हो गया आपका, समावेशन क्या हो गया आपका, नई ज्ञान के आधार पर पुराने ज्ञान में संशोधन। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता है। नहीं, तो जब समावेशन को हतोत्साहित करेगा तो क्या आएगा हाथ में, ठीक है, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। आवृत्ति को बढ़ावा दे, बार बार उस चीज़ को दोहराए, उसी एक ही चीज़ को, नहीं। नियामक हो, नियम के अनुसार नहीं, खोज को प्रोत्साहन देता है। प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक खोज को प्रोत्साहन देकर अधिगम को सुगम बनाता है, ठीक है। अब खोज विधि को किसने दिया, तो आर्मस्ट्रांग ने दिया। किसने दिया, आर्मस्ट्रांग ने, ये भी ध्यान देना आप लोग। खोज विधि को किसने प्रतिपादित किया, तो आर्मस्ट्रांग ने दिया। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे।
यहाँ पे ऑप्शन है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरफ ग्रहण करे। ठीक, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। तो ऐसा थोड़ी ना कि क्षमता भाग्य है, ऐसा थोड़ी बिल्कुल नहीं है कि क्षमता भाग्य है। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, ये भी आपका गलत हो गया। तो बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पे हमें अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या था, कैसे था, तब भी हमें देखो निगेटिव ऑप्शन को काटिए, यहाँ पे केवल मिला, हमने कट कर दिया। यहाँ पे देखो हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 नियत पढ़ना चाहिए, ताकि भी गलत हो गया आपका। देखो केवल, ताकि, दंड, पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ, इनमें से कोई एक, हाँ ये सभी चीज़ें गलत होते हैं आपका, ठीक ना। अब देखो अब हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत ने कहा था कि शिक्षक को जब भी पढ़ाना हो तो जो हमारी बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसका एक रूपरेखा तैयार कर ले, ग्रहण कर ले, उसी के आधार पर वैकल्पिक विधियों से पढ़ाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात कर रही है। मतलब होता है ना, अक्सर लोग कुछ भी काम करते रहते हैं तो अपने अपने आप बात करते रहते हैं, पढ़ते समय भी अपने आप में बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत सी लेडीज़ हैं तो अपना कुछ खाना वाना पका रही हैं तो गाना गुनगुना रही हैं या फिर कुछ आपस में ही बातें करती हैं, तो उसे अहम केंद्रित बातें कहते हैं आपका। ठीक है, अपना खुद से बातें करना होता है। चलो, तो देखिए यहाँ पे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दो मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने जो खुद से लोग बातें करते हैं ना, जो खुद से बातें करते हैं उनको दो अलग अलग भाषा दे रखा है, उन अलग अलग नाम दे रखा है। तो जीन पियाजे ने कह दिया अहम केंद्रित, क्या बोला है जीन पियाजे ने, अहम केंद्रित बोला है कि ऐसे क्या होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं। ठीक है, जो आप खुद से बातें कर रहे हैं। और वाइगोत्स्की ने कह दिया कि निज भाषा होती है, क्या होती है, बच्चों की खुद की एक भाषा होती है, निज भाषा होती है, उन लोगों की निज भाषा होती है जो आपस में खुद बातें करते रहते हैं। ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, जिन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनून क्रिया के रूप में, वाइगोत्स्की से खोजबीन बनाएंगे। जिन पियाजे ने वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के नहीं, जिन पियाजे ने वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों अहम केंद्रित विचारों को नहीं। देखो डी में, जिन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, बिल्कुल सही, हमने बताया कि अहम केंद्रित। और फिर लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपने क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जैसे होता है, हमें मान लीजिए कभी कभी चाय बनाते हैं तो चाय डालते चलो, अच्छा दूध पहले डाल दो फिर बॉयल कर लो, ऐसे बताते बोलते रहते हैं, अपने ही करते रहते हैं। तो बच्चे भी ऐसे ही करते रहते हैं। अच्छा कोई मान लीजिए खिलौना बना रहे हैं कि अच्छा चाबी कहाँ लगेगा, अच्छा यहाँ चाबी लगेगा, इसको क्या करें, इसको चलो टेबल पे चलाते हैं, चलें इसको चलो छत पे चलाते हैं। तो बच्चे खुद से बातें करते हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने कहा कि जो बच्चे खुद से बातें कर रहे हैं उसे निज भाषा का नाम दे दिया, और जिन पियाजे ने उसे अहम केंद्रित भाषा का नाम दे दिया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। दिया कि लिंग क्या है, तो भैया लिंग क्या है, एक जैविक सत्ता है, सिंपल जानिएगा, लिंग क्या है आपका, एक जैविक सत्ता है लिंग। ठीक ना। हाँ, आगे देखा जाए, वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले, ठीक है, हाँ रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे, किस विधि का वरीयता देंगे। तो देखिए अगर बात करें वाइगोत्स्की, जहाँ भी वाइगोत्स्की मिले तो आपको देखिए एक ऑप्शन ढूंढना होगा, उस ऑप्शन का नाम होगा सामाजिकता, समाजीकरण। क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत ही दिए थे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया। किसने दिया, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जहाँ भी बता दीजिए वाइगोत्स्की जहाँ है, आपको जहाँ समाज दिखाई दे वहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। अगर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन अगर समाज नहीं है, कोई एक ऑप्शन आपका समाज मिल जाए तो वहाँ पे आप टिक करिएगा। चलो देखते हैं। तो लेम वाइगोत्स्की के समाज रचना सिद्धांत मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन में के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे। तो तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न बिल्कुल नहीं, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न नहीं, मानकीकृत परीक्षण नहीं, सहयोगी प्रोजेक्ट। देखो उन्होंने बताया ना कि समाज मिल जाए। अब जब सहयोग की भावना विकसित होगी, जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ऐसा चीज़ें सामाजिकता को बढ़ावा देती हैं। किसको बढ़ावा देती हैं, सामाजिकता को बढ़ावा देती हैं। और हमने कहा कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, और ऑप्शन में आपको ढूंढना होगा सामाजिकता कहाँ दिख रहा है मुझे। जब वाइगोत्स्की का नाम आए तो सामाजिकता को ढूंढिए और देखिए ना, सहयोगी प्रोजेक्ट मतलब क्या, समाज। ठीक है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो सामाजिक है, सामाजिकता की वजह से ही बालक के सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव आता है।
वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उनके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है, ठीक ना। इसीलिए इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, क्या दिया है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। चलो ठीक, सही लग रहा है। विद्यार्थियों के लिए कठोर देखो, एक चीज़ और देखो, जितना भी बताते जा रहे हैं उसको कॉपी पेन पे नोट करते जाना। ये भी आपका एक निगेटिव ऑप्शन, कठोर नियम, कठोर भी आपका निगेटिव है और नियम भी आपका निगेटिव है। ये सब जहाँ भी आपको मिले तुरंत उसे क्या कर देना, कट कर देना। पूरे ऑप्शन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ भी आपके कठोर नियम, दंड, पुरस्कार ये सब मिले तुरंत ऑप्शन को कट कर दो। फिर शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ये भी गलत होगा भैया। आकलन के समान मानक तरीके हों, ये भी नहीं है। फिर बच्चों को उनके अंकों के आधार पर, देखो अंक मतलब क्या, रिजल्ट, परीक्षा परिणाम, ये सब भी क्या होते हैं आपके निगेटिव होते हैं। तो सही आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, ठीक है। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे, क्या करे, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सके, ठीक है। भाई आप ही क्लास में टीचर है, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप कोचिंग से में पढ़ा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों से बातचीत करें, क्योंकि हर एक बच्चे का दृष्टिकोण अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। आप अपने ही क्लास में गांधी जी के बारे में पूछोगे ना, तो गांधी जी के बारे में कुछ बच्चे अच्छे सोच रखेंगे, कुछ बच्चे निगेटिव रखेंगे। तो उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानना की कोशिश करना चाहिए मुझे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, चलो ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन हो गया हमारा कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, ठीक है। हाँ, यदि क्या दिया है कि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, यह केवल वर्ष के अंत में हो एक बार, ठीक है। एक सेकंड, तो आकलन पूछा है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, देखो पहले तो हमने देखा निगेटिव ऑप्शन देखा मुला, तुरंत कट कर दिए, पढ़ने की भी जरूरत नहीं लगी मुझे। हाँ, अब आकलन से विद्यार्थियों में भय और तनाव आता है, ऐसा भी थोड़ी ना कि हम आकलन करेंगे तो बच्चों में भय और तनाव आएगा, ठीक है। अब बचा बी और डी, तो विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलना, देखो तुलनात्मक आया, हमने बताया कि जहाँ कंपैरिजन आया, तुलना आया, वो अभी आपका निगेटिव ऑप्शन होता है, तो हम तुलना भी नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक ना। चलो अब एक ऑप्शन आपका बचा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आकलन से क्या होता है, विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त होता है, क्या होता है, आकलन से विद्यार्थियों और शिक्षकों की फीडबैक प्राप्त होते हैं, जैसे हमने क्या पढ़ाया, किस टॉपिक को पढ़ाया, किस प्रत्यय को पढ़ाया, बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, तो इसका फीडबैक हमें प्राप्त होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो हमने बताया आपसे कि शिक्षक आज की डेट में आधुनिक शिक्षा में कैसे हैं, तो मार्गदर्शक के रूप में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, किसके रूप में है, मार्गदर्शक के रूप में है, एक मित्र के रूप में है, निर्देशक के रूप में है, किसके रूप में, निर्देशक के रूप में है, ठीक है। परामर्शदाता के रूप में है, किसके रूप में, परामर्शदाता के रूप में है, आपके परामर्शदाता के रूप में है। तो एक शिक्षक प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी 2005 के अनुसार या फिर आधुनिक शिक्षा के अनुसार परामर्शदाता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, मित्र के रूप में, निर्देशक के रूप में है, ठीक है। तो आपको देखिए ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है, सत्तावादी, अधिकार नायक नहीं, सुविधादाता है, क्या होता है, सुविधादाता है, क्या है, शिक्षक की भूमिका कैसी है, सुविधादाता के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी चाहिए, तो गलत है ना, ये क्यों नहीं मानेंगे आप। अनुसंधान रिसर्च ये बताते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं माननी चाहिए, कोई प्रभाव ही नहीं छोड़ती है, ऐसा थोड़ी ना कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा। एकमात्र भी आपका नेगेटिव ऑप्शन होता है, ये भी गलत हो गया। तो ये क्या होता है कि अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। कभी कभी मुझे क्वेश्चंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होते हैं, हम 4 ऑप्शन को उठाएंगे, 4 ऑप्शन में जितने भी निगेटिव चीज़ दिखते हैं उसको हम गलत कर देंगे, आपके पास एक आधा ऑप्शन बचेगा उसे सही कर लेंगे, 2 ऑप्शन बचते हैं तो उसको क्वेश्चन से कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखा जाए,
अगला क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। मतलब विशिष्ट बालक की बात करें या फिर विशेष आवश्यकता, मतलब कह सकते हैं कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ठीक है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, हाँ, CWS1। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। तो भैया क्यों भार बढ़ा देगा? जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शामिल होंगे तो समावेशी शिक्षा की बात होगी, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वंचित बालक, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हों, सब के सब एक साथ शामिल होते हैं, ठीक है। तो विविध प्रकार की जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं वो क्या होंगे? एक काल्पनिक लक्ष्य है, ये भी गलत हो गया, जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक, ऐसा नहीं है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, कथन है। देखो ये समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, ठीक है। तो अनुभव को बढ़ाती है, यह सही है, ये कथन सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देता है, ठीक है। और आगे, ये कथन गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, बिल्कुल सही है। जब अलग अलग सामाजिक धर्म के, आर्थिक धर्म के, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बालक का एक साथ आएंगे, सामान्य विशिष्ट बालक एक साथ आएंगे, तो भैया आपस में एक दूसरे का कल्चर सीखेंगे। हमने बताया था अभी पिछले एक दो क्लासेज में कि भैया दिवाली, जो भाई हिंदू धर्म के बालक हो गए हैं तो अदर वाले बच्चों को दिवाली सिखाएंगे, रंगोली सिखाएंगे, रक्षाबंधन के बारे में बताएंगे। जब मुस्लिम धर्म के बालक आ गए तो उन्हें क्या सिखाएंगे? ईद बकरीद के बारे में सिखाएंगे। क्रिश्चियन अपना क्रिसमस के बारे में बताएंगे। तो बालक यहाँ पे अलग अलग धर्म को सीख रहा है ना, अनेक अनेक कौशल को सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, ठीक है। तो भैया सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बालक, जिसे मतलब सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो सुनने में असमर्थ बालक नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। चलो हमें तो सही लग रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है इस ऑप्शन में, ठीक है। इस ऑप्शन में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। चलो आगे बढ़ा जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। देखो यहाँ पर नहीं कर सकेगा, ये तो निगेटिव ऑप्शन हो गया ना। चाहे सुनने में असमर्थ, देखो हम कभी भी बच्चे को दोषी नहीं मानते, एक चीज़ जानना। अब सुनने में असमर्थ बच्चा है तो ऐसा तो नहीं है कि नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। देखो एक चीज़ बताएं आप लोगों से, जो भी बच्चे नए होंगे, जो बच्चे पहली बार सीटेट देंगे, उनके लिए कहना चाहेंगे कि देखो कभी भी, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, चाहे किसी भी प्रकार का बालक हो, उसे छोटा नहीं समझना है। अब व्यावहारिक रूप से आप इसे गलत कर सही कर दोगे कि हाँ भाई वो जब जाएगा तो अपने सहपाठियों को भी दिक्कत करेगा, या फिर वो कभी भी अपने सहपाठी के बराबर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो आप व्यावहारिक रूप से कर सकते हो चीज़ें, लेकिन पुस्तकीय चीज़ों में, मतलब सीटेट के एग्जाम में आप ऐसा नहीं करोगे। अगला, सुनने में असमर्थ वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। देखो ये भी आप कर सकते हो। व्यवहारिक रूप से अगर कोई किसी से आप पूछोगे मेरा लड़का सुन नहीं पाता है तो हम उसे किस विद्यालय में भेजें, तो कहेगा ऐसा करो, एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे केवल जहाँ पे जिसको सुनाई नहीं देता है वैसे बच्चे ही पढ़ते हैं, वही कहेगा। लेकिन पुस्तकीय चीज़ में आप ऐसा नहीं करना है। हमें समावेशी शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बालक, वंचित बालक, चाहे किसी भी प्रकार के बालक हों, सबको एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब केवल यहाँ पे दिख रहा है तो भैया ऐसे ही गलत हो गया जहाँ केवल मुझे मिल गया। चलो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो भैया प्रतिभावान विद्यार्थी तो तुरंत मिजाज होता है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुरंत मिजाज होता है। वह आक्रामक और कुंठित होता है, ये भी तो गलत हो गया। हाँ, और फिर वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना। तो भैया जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, आप इसे थोड़ी जानेंगे वो क्या हो रहा है, हमेशा हाथ थपथपा रहा है, काँप रहा है, डोलना है, इधर उधर हिल रहा है, गाना वाना गा रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सही बात है। जो प्रतिभाशाली बालक हैं, जब भाई मान लो क्लास 10th का कोई बालक है, अब उसके सामने हम 2+3+5 पढ़ाएंगे तो ऊब जाएगा। लेकिन क्या किया जाए, वहीं पर कुछ और बच्चे भी हैं जो वही पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चुनौतीपूर्ण अगर कार्य नहीं होता तो बच्चे उपजते हैं, वो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता यही है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। मतलब सिंपल से देखना है कि कोई टीचर्स हैं, मतलब कोई लेडीज टीचर हैं, वो अपने विद्यार्थियों में अधिगम को बढ़ाने के लिए क्या कर सकती हैं?
तो विद्यार्थियों में अधिगम को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकती हैं, देखते हैं। चलो, तो ड्रिल अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता या मार काट प्रतियोगिता करा के आप अधिगम को नहीं बढ़ा सकती हैं, ठीक है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के पुरस्कार दिया जाए। छोटी छोटी चीज़ के लिए आप पुरस्कार देंगे। आपने मान लिया क्लास टेस्ट लिया, वीकली टेस्ट लिया, मंथली टेस्ट, हर एक टेस्ट के लिए आप उसे इनाम दे रहे हैं, तो बच्चा लालची हो जाएगा, ग्रीडी हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत होगा। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा नहीं, तो विषय वस्तु, जो भी विषय वस्तु पढ़ाया जाए, हमें अधिगम को प्रभावित करना है ना। तो अधिगम को प्रभावित करने के लिए जो भी विषय वस्तु पढ़ाया जाए, बच्चों की व्यवहारिक जीवन से, विद्यार्थियों के जीवन से, विद्यार्थियों के आसपास के पर्यावरण से संबंधित उदाहरण दिया जाए, उसे जीवन के साथ उदाहरण संबंधित करके उदाहरण दिया जाए, जिससे वो समझ सके, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं, वो निष्क्रिय भी एक गलत ऑप्शन होता है। बच्चे समस्या समाधान करते हैं, बिल्कुल सही है कि बच्चे समस्या का समाधान कर लेते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं, बिल्कुल सही। देखिए, खिलौने उन्होंने लेके आइए, बच्चे सुबह खिलौने लेके आएंगे, शाम तक तोड़ देंगे और फिर शाम को फिर उसी में जोड़े उड़ेंगे, हाँ, जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं बच्चे। और देखिए, और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी हैं, तो ये भी सही हो गया। तो मतलब आपका 2, 3, 4 सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और डेली ऐसे एक प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करिए। डेली एक प्रैक्टिस सेट केवल करिए, और निश्चित है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट अगर करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बनेंगे। हाँ, इसमें कोई भी आपका इफ वट नहीं है, ठीक है। पक्के बनेंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है। किताबों को पढ़ते रहिए, अपने खुद से भी प्रैक्टिस सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, बाय, टाटा।